तो संडे को आपका टेस्ट है बाइनोमियल थ्योरम का, तो उसके आज थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप लोग भी आज अच्छे से इसको रिवाइज कर लो। फिर इसके अलावा मैं आपको एक डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन पे पीवाईक्यू की एक वर्कशीट भी दूंगा, और बाइनोमियल के भी थोड़े पीवाईक्यू दूंगा। तो आप कोशिश करना सैटरडे संडे 2 दिन के टारगेट में एक तो बाइनोमियल एंड दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, इन 2 टॉपिक को कवर अप कर लो। जितना आपसे हो पाता है, जितना आपसे बन पाता है उतना कवर करने की कोशिश करना। इजी मीडियम लेवल के पीवाईक्यू पहले ट्राई करना अच्छे से, ठीक है। हो जाता है तो फिर अच्छी बात है। और धीरे 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 जब जब भी समय मिले बीच बीच में थोड़े थोड़े रफली शॉर्ट नोट भी बनाया करो। अभी आपके मैथ्स के डाउट डिस्कशन ग्रुप में मैंने शेयर किए थे कुछ शॉर्ट नोट्स। इसी तरह से आपको कभी भी रिक्वायरमेंट लगती है तो खुद से मांग लिया करो, ग्रुप में डाल दिया करो कि ये वाले शॉर्ट नोट की जरूरत पड़ रही है। क्लियर है? यस। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, खुद से आपको ट्राई करने, फिर उसका डिस्कशन अपन करेंगे। देखो जेई के बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन है, 1983, 67, 65, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है, तब के क्वेश्चन है। अच्छे से इनको ट्राई करो, फंडामेंटल है। जनरल टर्म निकाल के पता करना है कि क्वेश्चन क्या होगा। जिनको नहीं आता उसके लिए मैं हिंट लिख देता हूँ। अगर आपका x प्लस वाई की पावर n का एक्सपांशन है, जिसको आता है वो लोग ट्राई करते रहो। x प्लस वाई की पावर n का जो भी एक्सपांशन होता है उसकी जनरल टर्म r प्लस 1 टर्म को लिखने का तरीका होता है n c r, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r और सेकेंड टर्म की पावर r। ये लिखने के बाद आपको ये कलेक्ट करना पड़ेगा कि x की पावर जो चाहिए उससे r क्या। एक एक करके प्रॉपर्ली ट्राई कर लो। ये वो वही वर्कशीट है जो आपको मैंने ग्रुप में दी थी। और जिसने अगर कर रखे हो पहले से क्वेश्चन, तो वो खुद से अपने मोबाइल में पीडीएफ ओपन करके बचे हुए क्वेश्चन ट्राई कर लो। जिसने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर रखे हैं वो टाइम वेस्ट मत करना। जो क्वेश्चन आपके बच गए हैं उनको आप ट्राई करो बैक साइड बाय साइड। बच्चों ने ऑलरेडी कर रखे होंगे एक्स्ट्रा क्लास में, तो आप लोग जिसका भी हो चुका है वो लोग दूसरे करो, और जिसका नहीं हुआ है वो प्रैक्टिस करते रहो। या फिर एक काम करता हूँ, मैं आपको एक और भेज देता हूँ। एक चैप्टर टेस्ट आपके मैथ्स के डाउट डिस्कशन ग्रुप में भेज देता हूँ। जिसने ऑलरेडी ये वर्कशीट कर रखी है वो उस चैप्टर टेस्ट से प्रैक्टिस कर ले। पुराना टेस्ट है तो चलो इसी को करते हैं।
चलो कोशिश कर लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला ये होता है, फर्स्ट पार्ट आपको पूछा x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो जो भी आपका एक्सप्रेशन है पहले उसको लिख लो। इसकी जनरल टर्म लिखो सबसे पहले। जनरल टर्म क्या होगी, एन सी आर, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर एन माइनस आर, और सेकेंड टर्म की पावर आर। ठीक है, अब ये करने के बाद जितनी भी x की पावर है उसको साथ में कलेक्ट कर लो। जो जो कांस्टेंट है मैं उनको अलग निकालो। तो कांस्टेंट टर्म में क्या रहा है, यहाँ से 1/2 आएगा, उस वाले ब्रैकेट से -3 आ जाएगा, है ना। कांस्टेंट को हमको बिल्कुल अलग कर लिया और x की सारी पावर्स को अलग कर लेंगे। तो x की पावर में देखो यहाँ पे क्या आएगा, 10 माइनस आर, और यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 2r। क्लियर है, तो जाएगा 10 सी आर 1/2 की पावर 10 माइनस आर -3 की पावर आर, और x की आपकी पावर क्या कलेक्ट हो जाएगी उसको साथ में लिख लो। यहाँ पे बेस सेम में डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो 10 माइनस आर -2 हो जाएगा 10 माइनस 3r। सबसे पहले यही स्टेप करनी है आपको। जनरल टर्म लिखो, x की पावर को कलेक्ट करो। अब x की जो जो भी पावर आ रही है, क्वेश्चन में क्या चाहिए, x की पावर 4, तो जो पावर है उसको इक्वेट कर दोगे 4 के साथ। क्लियर है, बोलो। यस सर। तो यहां से कितना आ रहा है, 3r इक्वल टू 6, तो r की वैल्यू आ रही 2, मतलब r इक्वल टू 2 रखने पे आपको, r को 2 रखूंगा तो क्लियरली देखो यहाँ पे अगर r को 2 रखूंगा x की पावर 6 आ जाएगा। r को 2 रखने पे क्या आ जाएगा, x की पावर 6, तो r को 2 रख दो। तो आपका जो भी ये आपका कोफिशिएंट है, ये आपका क्या हो गया, कोफिशिएंट। इस कोफिशिएंट में r की जगह 2 रख दोगे, आपके पास क्या बनेगा, 10c2 1/2 की पावर 10 माइनस आर इंटू -3 की पावर r। इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 10c2 का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल 1/2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करके ऑप्शन आ जाएगा। तरीका यही है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, आपको जनरल टर्म लिखनी है, x की पावर को कलेक्ट करना है, x की पावर को कलेक्ट करने के बाद ये चीज करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाले में भी सेम काम करना है, फटाफट जनरल टर्म लिख दोगे। टी आर प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 11 CR, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, और सेकेंड टर्म की पावर, सेकेंड टर्म साइन के साथ लेना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लेंगे, सेकेंड टर्म की पावर r। एक ही फॉर्मूला बार बार लग रहा है। वापस से यहाँ पे सेम काम, कांस्टेंट टर्म अलग हो जाएगी। कांस्टेंट में यहाँ पे a की पावर आ रहा है, यहाँ से -1/b की पावर r आ रहा है, इसको अलग कर लिया। x के साथ क्या क्या आ रहा है, यहाँ से आएगा 11 माइनस आर, और यहाँ से आएगा डिवाइड में 2r, तो डिवाइड वाला 2r ऊपर जाके -2r हो जाएगा। ठीक है, अब क्या चाहिए था आपको, पावर -7, तो -7 चाहिए, तो -7 से इक्वेट कर दो, 11 माइनस 3r को इक्वेट कर दो -7 से, तो 3r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18, तो r कितना आ जाएगा, 6। r की वैल्यू 6 पुट अप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। r की जगह 6 रख दो, तो हो जाएगा 11c6 a की पावर 6 इंटू -1/b की पावर, सॉरी यहाँ पे 11 माइनस आर था ना, a की पावर क्या था, 11 माइनस आर, तो 11 माइनस आर करोगे तो a की पावर कितना आ जाएगा, 5, और b की पावर 6। इससे बाद ऑप्शन में चल जाएगा। तो ये एक वेराइटी है। थर्ड वेराइटी में देखो ध्यान से, थर्ड में क्या बोला गया है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की टोटल पावर को 0 से इक्वेट कर देना है। यहाँ पे भी जनरल टर्म लिखोगे, वापस तरीका वही, जनरल टर्म हो जाएगा 10CR, फर्स्ट टर्म की पावर 10 माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर r, सब टर्म्स को कलेक्ट कर लो, 10CR। यहाँ पे देखो क्या क्या, √3 कलेक्ट होगा अलग कांस्टेंट में, की पावर 10 माइनस आर है, यहाँ से 3/2 कांस्टेंट अलग हो जाएगा,
और x की क्या क्या पावर आ रही है, x की पावर को अलग कर लो। तो यहाँ से देखो रूट x आएगा, तो आएगा x की पावर रूट मतलब 10 माइनस आर बाई 2, और यहाँ से क्या आएगा x की पावर 2r। तो यहाँ पे आपके पास टोटल आ जाएगी x की पावर 10 माइनस आर बाई 2 माइनस का 2r, और ये एज इट इज। जब भी क्वेश्चन में आए ये बात हमेशा ध्यान रखना, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द x, या फिर इसकी जगह क्वेश्चन में कभी भी कांस्टेंट टर्म भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? कांस्टेंट टर्म। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द x बोले या कांस्टेंट टर्म बोले ऐसे, या फिर नॉन जीरो टर्म बोले, मतलब बिना x वाली टर्म बोले, तो आपको क्या बोलना है, x की टोटल पावर को कलेक्ट करके कांस्टेंट टर्म कब आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द x कब आएगा, जब ये पावर जीरो होगी। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x नहीं चाहिए, तो x अगर नहीं चाहिए तो इस पावर को जीरो से इक्वेट कर देना। जब भी ये वर्ड आता है एग्जाम में, इंडिपेंडेंट ऑफ द x, तो टोटल पावर को जीरो से इक्वेट कर देना। तो टोटल पावर को जीरो से इक्वेट कर दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 माइनस आर बाई 2 माइनस का 2r इक्वल टू 0। यहाँ से r कितना आ रहा है, 2 रख के देख लेना, r2 आ रहा है। अब r की वैल्यू 2 वापस यहाँ रख दोगे, जैसे r की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे, यहाँ पे x की पावर 0 आ जाएगी, आपका कोएफिशिएंट आ जाएगा। r की वैल्यू 2 वापस किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे। क्लियर है? तो 3 फंडामेंटल वेराइटी थी कोएफिशिएंट से रिलेटेड। कभी भी कोएफिशिएंट पूछे, जनरल टर्म, एक मिनट, जनरल टर्म निकाल के x की टोटल पावर कलेक्ट करो, वो जो भी पावर आपको पूछी है उससे इक्वेट कर दो। उससे इक्वेट करके क्या निकालोगे, r की वैल्यू वापस वहां रख दोगे तो आपके पास कोएफिशिएंट मिल जाए। हाँ, अब पूछो डाउट। सर अगर यहाँ पे पूछा होता कि nth टर्म जो है वो x इंडिपेंडेंट है, तो सर x यहाँ पे 3 होता, वो n3 होता। हाँ, थर्ड टर्म, r को 2 रखोगे तो कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट है, थर्ड। ओके सर, ठीक है। एक वेराइटी ये थी जहां पे आपको क्या पूछते हैं, कोएफिशिएंट पूछते हैं। तो इस तरह से आपको करना, ध्यान रखना, इसको घर पे जाके वापस प्रैक्टिस कर लेना। एक वेराइटी आती है, सबसे ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, सबसे क्या बताओ, ग्रेटेस्ट टर्म। अच्छा, दोनों में अंतर है, ग्रेटेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। बाइनोमियल थ्योरम, ये जो चैप्टर है आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। इस बाइनोमियल थ्योरम में जो कोएफिशिएंट आते हैं वो पास्कल ट्रायंगल से आते हैं, ऐसे ऐसे पास्कल ट्रायंगल से, है ना। आपके जो कोएफिशिएंट आते हैं उनकी जो वैल्यू है वो सेंटर में आके सबसे बड़ी हो जाती है। स्टार्ट कॉर्नर होते हैं 1, फिर ऐसे ऐसे करके सेंटर में सबसे क्या होता है, मैक्सिमम कोएफिशिएंट। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर पूछते हैं कि उस एक्सपेंशन में मैक्सिमम कोएफिशिएंट, सबसे बड़ा कोएफिशिएंट कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम कोएफिशिएंट कौन सा कोएफिशिएंट, एनसीआर वाला कोएफिशिएंट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, मिडिल टर्म पे। कहाँ पे आएगी, बोलो, मिडिल टर्म पे। तो जो भी मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट होगा वही आपका सबसे बड़ा मैक्सिमम कोएफिशिएंट होगा। क्लियर है? जैसे मान लो मैं बात करता हूँ 10C1 या फिर कोई भी मतलब 10C0 से 10C0, 10C1, 10C2, ये सारे कोएफिशिएंट होंगे x प्लस वाई की पावर 10 में, और लास्ट जाएगा 10C10 तक। तो इस अगर कोई पूछता है कि इन सारे कोएफिशिएंट में 10C0 से लेके 10C10 में सबसे मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम कौन सा होगा, जो सेंटर में आएगा। 25. हाँ, जो सबसे सेंटर में आएगा वो आपका मैक्सिमम कोएफिशिएंट होगा। अब देखो ध्यान से, 0 से लेके 10 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 11। अभी स्टैटिस्टिक्स में आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 11 है। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होती है तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, n+1/2, n+1/2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा मिडिल टर्म आपका यहाँ पे, 11+1/2 दैट इज 6th टर्म। तो 6th टर्म आपकी कौन सी की, मिडिल टर्म। तो देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो थर्ड में यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 में यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 6th में क्या आएगा, 10C5। तो आपका मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, 10C5। वो सबसे क्या होगा, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट की बात करें तो ये करेंगे, आपको मिडिल टर्म निकाल लेना है। तो मिडिल टर्म वाला जो कोएफिशिएंट होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। लेकिन ग्रेटेस्ट टर्म मतलब ओवरऑल सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी, उसके लिए वो तरीका नहीं अपनाना, उसके लिए फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। क्लियर है? अब Yes, sir. अब कभी भी क्वेश्चन में अगर ये पूछते हैं कि ग्रेटेस्ट टर्म बताओ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसका सबसे फंडामेंटल तरीका, कोई फॉर्मूला मत रखना, सबसे फंडामेंटल तरीका क्या है, आप इक्वेट करो TR+1 अपॉन TR ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये इक्वेशन लिख दो, इसको सिंप्लीफाई करके पता करो R की वैल्यू कितनी आई। ठीक है,
अब जो फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला की वैल्यू दोनों यहाँ पे रखो, एक बार ट्राई करो। TR+1 का एक्सप्रेशन लिखो, TR का एक्सप्रेशन लिखो फॉर दिस। इस टर्म के लिए ये आपको यहीं से स्टार्ट करना। जब भी क्वेश्चन में ये आए, बार बार बोल रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन में आए कि लार्जेस्ट टर्म बताओ, पहला स्टेप क्या करोगे, ये कभी गलती नहीं होगी। TR+1/TR ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देना। इसको सिंप्लीफाई करके पता करो R कितना आ रहा है, वैल्यू पुट अप कर दो। वैल्यू पुट अप करो प्रॉपर्ली और देखो R क्या आ रहा है। लॉजिक अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, अगर समय चला जाएगा, आधा घंटा चला जाएगा। ठीक है, जिसको भी लॉजिक पूछना है अलग से आपके ग्रुप में पूछ लेना, डेरिवेशन में भेज दूंगा, बहुत इजी लॉजिक है। ठीक है, आज अपन को मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन करना है ताकि आप टेस्ट में ढंग से प्रिपेयर कर पाओ। एग्जाम में बस याद रख लेना इसे, जब भी आपको ग्रेटेस्ट टर्म पूछे बस ये स्टेप अपनाना है, बस और कुछ भी नहीं। सारे जेई के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बस इतना ही करना है। सर फिफ्थ टर्म। फिफ्थ आ रही है, चलो देख लेते हैं। अब देखो वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से समझना कैसे वैल्यू पुटअप करते हैं। फॉर्मूला वही है, TR+1 का फॉर्मूला क्या है, NCR। N क्या है यहाँ पे 50, तो मैं डायरेक्ट रखता हूँ 50CR फर्स्ट टर्म की पावर N-R और सेकेंड टर्म की पावर R, और नीचे आ जाएगा। देखो R+1 में ये आता है, R+1 टर्म में क्या आता है, NCR आता है, तो R टर्म में क्या आएगा, इससे कम NCR-1 आया ना। सर यहाँ पे x हमारा 2x वाला नहीं रहेंगे हम क्या? सर x के जो सर x वाले टर्म के रखेंगे ना 50 - R। नहीं ना, फॉर्मूला क्या रखते हैं अपन, NCR फर्स्ट टर्म की पावर N-R, सेकेंड टर्म की पावर R। फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकेंड टर्म क्या है 2x है। क्लियर है? देखो फॉर्मूला क्या था। सर नहीं, आरडी में तो ऐसे लिखा होता है कि जो मतलब x वाली टर्म होती है उसको। अरे आरडी शर्मा मत, मेरे को मत बताओ आरडी शर्मा वगैरह, ये सब देखो बस यहाँ पे अभी सिखा है ना। NCR जो फर्स्ट टर्म होता है उसकी पावर होती है N-R और सेकंड टर्म की पावर R होती है। सबसे फंडामेंटल कौन सा, फर्स्ट कुछ भी हो सेकंड कुछ भी हो, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट टर्म की पावर N-R और सेकंड टर्म, ऐसा जरूरी थोड़ी कि x को ही रखना है, ऐसा कभी जरूरी नहीं है। वो x तब आता है जब 1, यहाँ पे x की जगह 1 और y की जगह x हो, उसका जनरल फॉर्मूला आपने देख लिया, वो दूसरी चीज थी। सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला ये, आप x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, आपको ये फॉर्मूला याद रखना। इसलिए तो मैंने बोलते टाइम में क्या बोला, फर्स्ट टर्म की पावर N-R, सेकंड टर्म की पावर R। क्लियर है? इसको याद कर लो। ओके सर। हाँ, वो आप जो बोल रहे हो वो ये इसमें एप्लीकेबल होता है, अगर x फर्स्ट टर्म 1 और सेकंड टर्म x है तो। चलो तो ये हो जाएगा, सेकंड आपका R में हो जाएगा 50CR-1 फर्स्ट टर्म की पावर N-R। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लोग ब्रैकेट बनाना है, और सेकेंड टर्म की पावर R-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कर देना। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको या तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एक फॉर्मूला सिखाया था क्वेश्चन का, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, नहीं फॉर्मूला याद है तो क्या आएगा, 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस R फैक्टोरियल। नीचे भी क्या आ जाएगा, 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R-1 फैक्टोरियल और R-1 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 50 माइनस R, माइनस यहाँ पे लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 की पावर देखो क्या, बेस से में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, नीचे क्या है
50 माइनस आर प्लस 1, ऊपर क्या है 50 माइनस आर, तो ऊपर 50 माइनस आर है, नीचे 50 माइनस आर प्लस 1 है, तो नीचे एक 3 बच जाएगा। यहाँ पे ऊपर आर है, नीचे आर माइनस 1 है, तो ऊपर एक 2x बच जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू भी पुट अप कर सकते हो। अब यहाँ पे जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 50 फैक्टोरियल से 50 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे r फैक्टोरियल है। चलो पहले इसको मैं लिख देता हूँ, ये डिनोमिनेटर वाली चीज ऊपर चली जाएगी। यस सर। ये हो जाएगा 50 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल 50 माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाएगा 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर देना, r यहाँ पे r फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल को क्या लिख देंगे, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये r माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक r बच जाएगा। इस ऊपर वाले को क्या लिखोगे, 50 माइनस r प्लस 1 इंटू 50 माइनस r फैक्टोरियल। तो 50 माइनस r फैक्टोरियल नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/3, 2x मतलब 1/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपके पास फाइनली ये बचेगा 50 माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r इंटू ये हो जाएगा 2/15 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहां से सॉल्व करके आपको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा कितना, 51 माइनस r इंटू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 15r। ये हो जाएगा 101 माइनस का 2r, उधर जाके प्लस का 2r हो जाएगा 17r। यहां से आएगा r लेस देन इक्वल टू 101 अपॉन 17। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। सर 102 आएगा ना। 102 आएगा, हाँ सॉरी 102। हाँ यार पेन इन दिख रहा है। इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। सर 6। नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू डेसिमल में 6 पॉइंट समथिंग आ रही है। सर Yes, पूरी 6 आ रही है। पूरा 6 आ रहा है, डिवाइड हो रहा है क्या ये। यस सर। यस सर। बढ़िया, फिर तो डिवाइड हो रहा है तो इंटीजर आ रहा है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ 6 आ रहा है। तो जब भी आंसर इंटीजर आता है तो आपका 6 एंड द 7th टर्म दोनों ही ग्रेटेस्ट होता है, दोनों ही बराबर होगा एक्चुअली। जब आंसर इंटीजर आता है तो 6 एंड द 7th टर्म दोनों ही ग्रेटेस्ट, यहाँ पे 6 तो 7 दोनों ही आंसर आता है। क्लियर है, मल्टीपल चॉइस करेक्ट होगा। फिर जब भी r की वैल्यू इंटीजर आ जाए, जैसे एक बार इसको बस बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। इसको सिंप्लीफाई करने पे अगर r मान लो आपका इंटीजर आ जाए, जैसे r की इंटीजर वाले मान लो k आ रही है, तो आपका kth टर्म और k प्लस 1 टर्म दोनों ही ग्रेटेस्ट होगा। तो दोनों इक्वल ही होगा एक्चुअली, इक्वल भी होगा ग्रेटेस्ट भी होगा। और r अगर इंटीजर नहीं है तो जो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट प्लस 1 आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा। फॉर एग्जांपल r की वैल्यू आ रही है 5.7, तो आप बोलोगे 6th टर्म विल बी ग्रेटेस्ट। ठीक है, r की वैल्यू आ रही मान लो 3.2, तो आप बोलोगे 4th टर्म विल बी ग्रेटेस्ट। r की वैल्यू आ रही मान लो 5, तो बोलोगे 5th एंड 6th टर्म विल बी ग्रेटेस्ट। ठीक है, यस सर। ओके याद रखना। अगला क्या है, मिडिल टर्म पे क्वेश्चन करा दिए। इफ द सर क्वेश्चन अगर ऑफ 5.1 होगा तो सर उसकी ग्रेटेस्ट 5 होगी। 6th ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। ठीक है, ओके सर। अब मिडिल टर्म पता करना है। द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल अल्फा बताओ। अब सुनो ध्यान से, जब भी पावर n होती है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 आती है। आपको ध्यान भी होगा x प्लस वाई का होल क्यूब 4 टर्म आएगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर 3 टर्म आएगी। ठीक है, तो जो भी पावर होती है उससे एक्स्ट्रा टर्म आती है। तो अगर पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 होगी। नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मिडिल टर्म क्या कैसे होगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, 5 प्लस 1/2 है ना।
Yes, sir. Yes, sir. थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म आपकी कौन सी की? मिडिल टर्म। अब इसमें थर्ड टर्म पता करो, T3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NC2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर r। क्लियर है? तो आपका थर्ड टर्म आ जाएगा 4C2 इंटू अल्फा एक्स का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये कैसे निकाला। पहले पता कर लेंगे मिडिल टर्म कौन सा है, फिर वो वाली टर्म पता कर लो। सेम सेकंड पार्ट में पावर 6 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी बताओ? सर 7। 7। मिडिल टर्म कौन सी आएगी? सर 4। 7 प्लस 1/2 टर्म, दैट इज फोर्थ टर्म। अब इसकी फोर्थ टर्म लिख लो। C4 लिखना है तो आएगा 6, C4 है तो यहाँ पे आएगा 3। फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर r, तो जाएगा 6C3 माइनस अल्फा एक्स का होल क्यूब। क्वेश्चन में बोला है इनके कोफिशिएंट इक्वल है, इनके कोफिशिएंट को आपस में इक्वल करके अल्फा पता करेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट मतलब x को छोड़ के यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? 4C2 इंटू अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 6C3 माइनस अल्फा का होल क्यूब। ठीक है, 6C3 इंटू माइनस अल्फा का होल क्यूब, ये दोनों कोफिशिएंट को इक्वेट करके अल्फा पता करना है। ठीक है, बस मिडिल टर्म का प्रैक्टिस कराना था, कुछ भी ध्यान रखना। मिडिल टर्म आती तो ऐसे निकालना है। अगेन एक और क्वेश्चन, कांस्टेंट टर्म मतलब क्या होगा? सर x पावर 0। हाँ, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स। अब यहाँ पे चीज के यहाँ पे सिर्फ अकेला ब्रैकेट नहीं है, इस ब्रैकेट के बाहर 3 टर्म और है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गया? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछता हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऐसे नॉर्मल पूछे तो यूं 10 होती है, और 3 ब्रैकेट है तो हर टर्म्स के साथ एक 10 टर्म आएगी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी? 30 टर्म्स आएगी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 10 है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी? 10। अब जब ये 1 उन 10 के साथ मल्टीप्लाई करो 10 टर्म, फिर 2x उन 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर अगली 10 टर्म, फिर माइनस 3x के वापस 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो अगली 10 टर्म, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 टोटल 30 टर्म आएगी। तो आपको सबके साथ सोचना पड़ेगा इंडिपेंडेंट ऑफ x तीनों में कौन कौन सी आएगी, फिर वो टर्म आपको ऐड करनी। करो, पहले 1 के साथ ये पूरा ब्रैकेट आएगा, फिर 2x के साथ भी ये पूरा ब्रैकेट आएगा, और लास्ट में 3x क्यूब के साथ भी ये पूरा ब्रैकेट आएगा। एक एक करके लॉजिकली सोचना पड़ेगा। यहाँ पे बाहर कांस्टेंट है 1, तो यहाँ पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सी आएगी? जनरल टर्म लिख के जिसकी x की पावर 0 होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब अगले इसमें दिमाग लगा के बताओ, यहाँ पे ऑलरेडी एक बाहर x है, तो यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट देखें ताकि वो x के साथ कंबाइन होके x की पावर 0 बना दे? X की पावर वेरी गुड, x की पावर -1 देखोगे, इसके अंदर कौन सा कोफिशिएंट देखोगे? x की पावर -1, क्योंकि x की पावर -1 की टर्म इस x के साथ कंबाइन होगी तो x की पावर 0 बन जाएगी। आया ना? Yes, sir. यहाँ बाहर क्या है? x क्यूब है, बाहर क्या है? x क्यूब, तो x क्यूब किसके साथ कंबाइन होता है कि x की पावर 0 बने? X to the power -3. -3। तो यहाँ पे आपको कौन सा टर्म देखना है, कौन सा कोफिशिएंट देखना है? x की पावर -3 का। यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट देखना है? x की पावर -1 का। यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट देखना है? x की पावर 0 का। उन सारे कोफिशिएंट को ऐड करना पड़ेगा। करो ट्राई।
चलो सीखो ध्यान से। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए फर्स्ट वाले में एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जनरल टर्म यहाँ पे मैं लिख के रख देता हूँ साइड में, क्योंकि जनरल टर्म तीनों के लिए सेम ही होंगे। वो हो जाएगी NCR फर्स्ट टर्म की पावर n-r और सेकेंड टर्म की पावर r, तो हो जाएगा 9CR 3/2 की पावर n-r -1/3 की पावर r, और x की पावर क्या क्या आएगी वो ध्यान से देख लो। x की पावर यहां से आएगी 2 और 9 - r मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से देखो स्क्वायर है, ये 9 - r के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18 - 2r, और यहाँ पे आएगा डिवाइड में x की पावर r, तो ओवरऑल यहाँ पे x की पावर आ जाएगी आपके पास 18 - 3r। ये अलग से निकाल लो, बार बार निकालना ना पड़ता है ना। अब फर्स्ट वाले पार्ट में मुझे चाहिए x की पावर 0, पावर क्या करना है 0 से इक्वेट, तो 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 है ना। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो यहाँ से कोएफिशिएंट आ जाएगा, r की जगह 6 रख देंगे, यहाँ से कोएफिशिएंट क्या आएगा 9c6 3/2 की पावर 9 - 6 दैट इज 3 और -1/3 की पावर 6, तो पहला कोएफिशिएंट आ गया। अब सेकंड पार्ट में कोएफिशिएंट कितना चाहिए -1, तो 18 - 3r को इक्वेट करोगे -1 के साथ, यहाँ से 3r कितना आ जाएगा 19। अब यहाँ से r को इंटीजर आएगा क्या नहीं, r इंटीजर ही आना चाहिए ना, नंबर ऑफ टर्म्स तो हमेशा इंटीजर ही होती है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, r इंटीजर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट आएगा ही नहीं, तो कोएफिशिएंट टर्म आएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे r आपके पास कुछ भी नहीं आएगा ना, r आपका इंटीजर आना चाहिए। लास्ट वाले में इक्वेट करोगे -3 के साथ, तो 18 - 3r को इक्वेट करोगे -3 के साथ, तो 3r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, तो यहाँ से r आ जाएगा 7, यहाँ से इंटीजर आ रहा है तो r को 7 रख दो, तो हो जाएगा 3/2 की पावर 9 - 7 दैट इज 2 और -1/3 की पावर 7। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये आएगा x की पावर -3, यहाँ से आएगा x की पावर -3 और यहाँ से x की पावर 3, और एक पहले से -3 भी है, उसको भी लेना भूलना मत, क्वेश्चन में -3 भी तो आएगा, ये है ना। ये x³ और इसका क्वेश्चन क्या आएगा x की पावर -3, ये -3 और x³ कंबाइन होकर क्या मिल जाएगा 0, कंबाइन होकर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा। अब ये जो भी क्वेश्चन आया क्या पूछा था, इसको इक्वेट करना है 108 इंटू p से, मतलब ये p है, ये क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है p, दिस प्लस इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 108 से मल्टीप्लाई करना। बताओ समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये कैलकुलेशन कर लेना, इसकी पीडीएफ आपके ग्रुप में मैंने डाल रखी है, उसका सॉल्यूशन भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके पी निकाल लेना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे करना है, एक एक करके टर्म को देखना पड़ेगा, बोलो। Yes, sir. Yes. कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, एक एक करके टर्म को देखना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। अगली वेराइटी नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म। नंबर ऑफ इंटीग्रल मेथड कुछ ज्यादा लेंथी नहीं होता, यही मेथड है। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म क्या है, यहाँ पे आपको ये पता करना पड़ेगा कि इंटीजर टर्म्स कितनी आ रही है, तो वापस से वही खेल है, जनरल टर्म लिखो, इसकी जनरल टर्म लिखो सब लोग। जनरल टर्म लिख के आर की जो भी पावर आएगी, नंबर की जो भी 3 और 5 की पावर आएगी वो इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार आप लोग ट्राई कर लो, तब तक मैं सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। सर 33 33 आर, ओके वेरी गुड। देखो ध्यान से, सबसे पहले जनरल टर्म लिख लिया करो,
फॉर्मूला वही एनसीआर, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर। यहाँ पे पावर 1/2 हो जाएगी, तो यहाँ पे जो भी इंटीजर बने क्या आएगा, 256 माइनस आर बाई टू। यहाँ पावर क्या बनेगी, 256 माइनस आर बाई टू। और यहाँ पे 5 की पावर क्या आएगी, 256, सॉरी यहाँ पे आर आएगा पावर। एनसीआर, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर। तो ये आ जाएगा 1/8 और आर, तो r/8 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, बोलो। sir. अब आपको आंसर अगर इंटीजर चाहिए तो देखो ये तो इंटीजर आता है, आंसर अगर इंटीजर चाहिए तो ये जो पावर है ये कैसी होनी चाहिए, इंट्रीगल होनी चाहिए। फॉर इंटीजर टर्म पावर शुड बी इंट्रीगल, पावर शुड बी इंट्रीगल। तो इसको आपको इंटीजर बनाना पड़ेगा, 256 माइनस आर बाई टू, ये आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और दूसरा एंड उसके साथ साथ r/8, ये भी आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर। आपको r की वो कॉमन वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिससे दोनों के दोनों इंटीजर बन रहे हैं। आपको वो नंबर ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, r की वो कॉमन वैल्यूज, नंबर ऑफ कॉमन वैल्यूज ऑफ r, जिसके कारण ये भी इंटीजर बन जाए और ये भी इंटीजर बन जाए, दोनों के दोनों क्या बन जाए, इंटीजर। तो पहले वाले में लॉजिक क्या लगेगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, पहला वाला नंबर इवन है तो दूसरा वाला नंबर भी इवन होना पड़ेगा। तो यहाँ की पॉसिबल, अच्छा r कहां से कहां तक लाई करेगा, r जो होता है आपका लाई करता है 0 से लेके n तक, जो भी हाईएस्ट पावर होती है n तक। तो यहाँ पे r को इवन होना पड़ेगा, तो इवन मतलब 0, 2, 4 अप टिल 256। r की पॉसिबल वैल्यू यहाँ से ये आएगी। यहाँ पे r को 8 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तभी आंसर 8 की टेबल में आना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल होकर इंटीजर आएगा। यहाँ पे क्या क्या आएगा, 0, 8, 16 एंड सो ऑन, और ये लास्ट वाला भी 8 से डिविजिबल है क्या, हाँ है। अब इन दोनों को आपको क्या लेना है, एंड मतलब इंटरसेक्शन। क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, यही नंबर आ जाएंगे। बोलो। Yes, sir. इंटरसेक्शन देखो, इस इवन नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, यहाँ पे 8 के मल्टीपल है, दोनों को कॉमन पार्ट क्या आएगा, इंटरसेक्शन, ये 8 वाले आ जाएंगे। अब इसके आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, तो ये एक तरह की एपी है। एपी में नंबर ऑफ टर्म्स पता करने का तरीका आसान ही होता है, जनरल टर्म से इक्वेट कर दो। लास्ट टर्म कितनी है, 256 इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 8। ये आ जाएगा 256 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा, 32, n आ जाएगा 33। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी, 30। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म कितनी आ जाएगी, 30। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस घर पे खुद से और कर लेना, तरीका यही रहेगा, ध्यान रखना बस। तो इनइक्वालिटी बना के सॉल्व कर सकते हैं। इनइक्वालिटी की जरूरत ही नहीं है, हाँ वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब आपको बस दिख रहा है कॉमन पार्ट निकालना है, कॉमन पार्ट पता करके नंबर ऑफ टर्म्स पता करना, भले कैसे भी सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, जो भी इंटीजर आ रहा है उसको प्रॉपर्ली उसकी फ्रैक्शन पावर हटा देनी। मतलब यहाँ पे 3 और 5 में पावर देखो, 3 और 5 की पावर क्या आ रही है, रूट भी हटाना है। 3 और 5 की जो पावर आ रही है वो इंटीजर होनी चाहिए। अब दोनों से जो आर की वैल्यूज आ रही है उसमें जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो आपको काउंट करना है कि वो कॉमन आर कितना आ रहा है। ठीक है, जनरली यहाँ पे एपी बन जाती है, तो आप जनरल टर्म निकाल के निकाल लो, सबसे आसान तरीका। जो भी कॉमन पार्ट आ रहा है उसमें क्या बन रही है, एपी बन रही है। एपी की लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकाला। ठीक है, Yes, sir. आज का टारगेट यही है कि मैं आपको हर वेरायटी के कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि हर वेरायटी को कैसे अप्रोच किया जाता है। घर पे प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। चलो, एक और जेईई मेंस 2024 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला एप्लीकेशन होता है बाइनोमियल का रिमाइंडर निकालने का। क्या निकालना है, रिमाइंडर। मतलब इसको अगर मैं 21 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक बार जिसको ट्राई करना अपनी तरफ से ट्राई कर लो, फिर मैं सिखाता हूं।
हो गया, बहुत जल्दी कर लिया। बताओ कैसे करा? बताओ क्या तरीका अपना है? सर इसे हम लिख सकते हैं 420 प्लस 8, फिर हम एक मिनट, 420। क्यों 420 प्लस 8 लिखा? लॉजिक क्या है? सर फिर इसे हम नहीं 21 नहीं, के मल्टीपल में पर आपने जो पहली स्टेप अपने इसके क्योंकि पीछे का 21 से सर वो पूरा डिवाइड हो रहा है, वो पूरा 420। डिवाइड होता है, जो 420 होगा वो पूरा डिविजिबल होगा, तो हम फिर इसको 8 को कंसीडर करेंगे रिमाइंडर के लिए। 420 21 से डिविजिबल है? यस सर, 20 पे। ठीक है। ठीक है, तो सर वहां पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो फिर जो बचा हुआ 8 है उसके बिहाफ पर हम वो रिमाइंडर फाइंड करेंगे फिर। ओके ओके, सबसे सुनो ध्यान से। जनरली ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, सबसे पहले यहाँ पे जो बेस है इसमें 21 आपको क्रिएट करना पड़ेगा। 21 क्रिएट करो, 21 का मल्टीपल क्रिएट करो। अब 428 था, तो या तो आप 21 के मल्टीपल्स लिख लो, मल्टीपल ऑफ 21। तो 21 के मल्टीपल क्या क्या होंगे आपको लॉजिकली समझ में आ रहा है कि भाई 20 बार करेंगे तो इसके आसपास आ रहा है। तो 21 इंटू 20 करने पे 420 आ रहा है। 21 इंटू 20 करने पे क्या आ रहा है? 420। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या करोगे? 428 को आप लिख सकते हो 420 प्लस 8, ताकि इसमें 21 क्रिएट हो जाए। पहली चीज उस पे और क्वेश्चन में करूंगा, डोंट वरी, ये लाला थोड़ा टफ हो गया। अब ये जो 420 है ये 21 का मल्टीपल है, तो इसको आप लिख सकते हो 21 के। क्या लिख सकते हो? 21 के प्लस 8। क्लियर है? यस सर। अब x प्लस वाई की पावर n जो होता है, सुनो ध्यान से, x प्लस वाई की पावर n के जो एक्सपेंशन है उसमें, एक मिनट थोड़ा सा शोर आ रहा है। सॉरी, पासपोर्ट वाले शोर करने लग गए। आवाज आ रहा है आपको? पीछे से नॉइज तो नहीं आ रहा है? हेलो? ठीक है, अब ध्यान से हाँ कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से। देखो, जो x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन हम जब करते हैं, आपको पता है देखो टर्म्स कैसे आती है? nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1। ठीक है, और ये जाता जाता है, और लास्ट टर्म अब क्या आती है? ncn y की पावर n, और इसके जस्ट पहले वाली टर्म आती है ncn माइनस 1 x इंटू वाई की पावर n माइनस। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन में शुरू से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक कम से कम एक x तो है ही है ना? x की पावर n, n माइनस 1 और एक मिनट, माइक ऑन मत करो यार, किसी का माइक किसका माइक हो रहा है प्रॉब्लम? किसी के माइक से डबल आवाज मेरी सुनाई दे रही, ठीक है? तो 2 मिनट माइक ऑन मत करना। तो शुरू से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हर टर्म में कम से कम एक x तो आ ही रहा है। शुरू से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक x की पावर n, n माइनस 1, n माइनस 2, लास्ट में x की पावर 1 तक। तो शुरू से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक मिनिमम 1x आ रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? x का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, और लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म क्या आ जाएगी? ncn मतलब 1 y की पावर n। क्लियर है? तो बेसिकली x प्लस वाई की पावर n के जो एक्सपेंशन होता है उसको आप x टाइम्स x टाइम्स मल्टीपल ऑफ x का मल्टीपल प्लस y की पावर n लिख सकते हो। उस पूरे में से x कम से कम एक x तो कॉमन आ जाएगा। ये लॉजिकली समझ में आ रहा है? समरेज कर दो, समझ में आ रहा है? ठीक है, पूरे में से कम एक x तो कॉमन आ ही जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे भी बात करूं, ये आपका मान लो x से आपका y हो गया, इसके एक्सपेंशन में शुरू से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक कम से कम एक 21 तो होगा इसी, उस पूरे में से एक 21 कॉमन आ जाएगा। आप इसको 21 टाइम्स कुछ ना कुछ लिख सकते हो, मान लो m लिख दिया, और लास्ट टर्म आपका क्या आएगा? ncn
8 की पावर n आया ना। बोलो अभी अपन क्या करें, यहां से 428 की पावर 2024 को ब्रेक करके ऐसे लिख रहे हैं। पहली बार समझने में थोड़ा टाइम जाएगा, एक बार समझ में आ गया फिर आप जल्दी जल्दी कर लोगे। पहली बार जिसको नहीं आएगा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसको अपन ने ब्रेक करके 21m प्लस समथिंग लिख दिया। अब यहाँ पे 21 का तो हो गया काम, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको 21 से डिविजिबल। अब इसका सोचना है, अब यहाँ पे आपको ये सोचना है इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। अब आपको क्या देखना है, 8 की पावर्स, क्या देखोगे, पावर्स ऑफ 8 और मल्टीपल ऑफ 7। अब वापस यहाँ पे 21 क्रिएट करना है। यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे बाइनोमियल में ब्रेक किया 2 के टर्म्स में, यहाँ पे भी 2 के टर्म्स में ब्रेक करना और एक 21 का मल्टीपल क्रिएट करना है। सुनना बच्चे से अच्छे से ध्यान से। यहां तक हमने क्या करा, सबसे पहले इसके अंदर 21 का मल्टीपल क्रिएट करा 420, उसको लिख दिया 21 के, और इसका जब एक्सपांशन करोगे तो शुरू से लेके सेकंड लास्ट टर्म में कम से कम एक 21 आएगा, तो उसको लिख दिया 21m, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, y की पावर n। लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, y की पावर। अब वापिस से ये वाला इसको आपको ब्रेक करना है। अब यहाँ पे क्या रहा है, 8 की कुछ ना कुछ पावर आ रही है, तो आपको ये देखना पड़ेगा 8 की कौन सी पावर 21 के मल्टीपल के आसपास आ रही है। ठीक है, 8 स्क्वायर 8 की पावर्स लिख लो पहले। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 आपका 64 होता है, 8 की पावर 3 भी लिख लेना, जो भी आएगा। यहाँ पे 21 के मल्टीपल्स लिखना, ध्यान रखना मल्टीपल्स लिखना, पावर नहीं, हमेशा 21 के मल्टीपल्स लिखना। तो देखो ध्यान से, सबसे क्लोज जनरली ऐसा क्लोज देखना जिसमें डिफरेंस 1 का हो। आप देख पा रहे ये दोनों सबसे पास आ रहे हैं, है ना, ये दोनों सबसे क्या आ रहे हैं, पास। तो बेसिकली मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, पहले 64 क्रिएट करना है, फिर 64 की मदद से 63 क्रिएट करूंगा। तो 64 कैसे क्रिएट होगा, 8 स्क्वायर से। देखो इसको माइक ऑफ करो यार, किसका माइक है, किसका माइक हो रहा है बताना एक बार। गौरव आप माइक थोड़ी देर ऑफ ही रखना, आपके माइक से दिक्कत आ रही है, कभी कभी वो ट्यूनिंग बैठ जाती है। ठीक है, थोड़ी देर आपको जो भी लिखना चैट बॉक्स में लिखना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 64 क्रिएट करोगे। ठीक है, तो 64 कैसे क्रिएट होगा, 8 स्क्वायर से। तो यहाँ से पावर 2 अलग निकाल लो, तो इसमें से पावर 2 अगर अलग निकाल लोगे तो आ जाएगा दिस, इसमें से पावर 2 निकालोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो जाएगा 21m, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर 64 की पावर 1012। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 64 को क्या लिखोगे, 63, क्योंकि 21 क्रिएट करना था तो 63 प्लस 1, 64 को क्या लिख दोगे, 63 प्लस 1। अब वापिस से वही कहानी, शुरू से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक हर टर्म में 63 होगा इसे, इसको लिख देंगे 63n प्लस लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, 1 की पावर, ये है ना, बोलो। यस सर। अब ये 21m एज इट इज, 63 भी तो 21 का मल्टीपल ही है, 63 भी तो क्या है 21 का मल्टीपल, इसको लिख दो 21 कुछ नया वेरिएबल दे दो p, प्लस ये बचेगा 1। अब ये दोनों कंबाइन होके ये भी 21 बन जाएंगे, तो आपके पास आएगा 21n प्लस 1। तो फाइनली आपका ये जो एक्सप्रेशन था इसको हमने ब्रेक कर दिया 21m प्लस 1। तो जो भी प्लस 1 है यही आपका क्या है, रिमाइंडर है। आपने बचपन में थ्योरम भी पढ़ी होगी, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस, है ना। यस सर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, कोशेंट क्या है 21, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, जो भी 21 के मल्टीपल के साथ प्लस में आता है, प्लस में आना चाहिए, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। अगर माइनस में आए तो प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो भी प्लस में साथ में टर्म बचेगी वो आपका क्या होगी, रिमाइंडर। तो यहाँ पे प्लस में साथ क्या बच रही 1, 21n प्लस 1 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। क्लियर हुआ? थोड़ा सा ये जो पहली बार कर रहा होगा उसके लिए थोड़ा टफ होगा, जिसने ऑलरेडी पढ़ रखा है आपके लिए देखो रिकॉर्डिंग भी अपलोडेड है रिसोर्स शीट में। बाइनोमियल थ्योरम की जो वहां पे एक टैब होगा HP एक्स्ट्रा क्लास, वहां पे रिकॉर्डिंग अपलोडेड है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है रिमाइंडर वाले में तो वहां पे आप रिकॉर्डिंग से भी समझ के देखना, लेकिन तरीका ये अपनाना, इसमें कभी गलती नहीं होगी। जब जैसे यहाँ पे 8 की पावर कुछ आया था, 8 की पावर देख रहा हूँ, 21 के मल्टीपल देख रहा हूँ, उनमें जो सबसे क्लोज आएगा उनको प्लग इन कर लूंगा। फिर 8 की पावर में 64 आ रहा था, 64 क्रिएट किया, फिर 64 की मदद से 63 लिखा और 21 के मल्टीपल को अलग अलग करके सॉल्व कर दिया।
क्लियर है? ये तरीका होता है। चलो एक ये 2025 लेटेस्ट एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे भी पूछा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, बस एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा दे दिया है। पहले इस एक्सप्रेशन को कोशिश करो अगर सिंप्लीफाई हो पा रहा हो तो। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। करो ट्राई। नीचे देखो 1/3, 2/3 और 1 है, थोड़ा लॉजिक लगाना। एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पे गड़बड़ है तभी सोचो कहीं ना कहीं गलती हो। यहाँ पे -1 करना है इसको, ठीक है? क्वेश्चन में Yes. करेक्शन कर लेना तभी हो पाएगा वो। ऊपर -1 कर लेना। क्लियर है? Yes, sir.
देखो ध्यान से, यहाँ पे बस एक्सप्रेशन का खेल था और कुछ भी नहीं। क्या आइडेंटिटीज आपको क्रिएट करनी थी। नीचे देखो 2/3 1/3 1 दिया था, तो ऊपर a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब क्रिएट कर दिया, और इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्रिएट कर दिया। ये लॉजिक समझ में आया आपको? यस सर। बाकी लोग भी Yes, देख, बताओ। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, अगर डाउट हो तो खुद से पूछ लेना, दूसरों को मत देखना। अगर आपको डाउट है आप पूछ लेना। यहाँ पे नीचे मेरे को ना कहीं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिखा था, इसलिए मैंने ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्रिएट करा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक यहाँ पे ए क्यूब क्रिएट करने के लिए एक्स को लिख दिया एक्स की पावर 1/3 का होल क्यूब, और 1 को लिख दिया 1 का क्यूब। एक्स को क्या लिखा? 1/3 का होल क्यूब। ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया बी क्यूब। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सेम टर्म नीचे वाला क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे x को क्या लिख दिया? रूट एक्स का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी वाला फैक्टर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, इससे आपका सिंप्लीफाई होकर देखो क्या आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? एक्स की पावर 1/3 प्लस का 1, और यहाँ क्या बचा? एक्स की पावर 1/2 प्लस का 1, और डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो एक्स की पावर 1/2 अलग अलग होगा, तो एक माइनस का 1 -1 + 1 वापस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास बचेगा एक्स की पावर 1/3 और -1/x की पावर 1/2, सिर्फ इतना सा बचेगा। तो क्वेश्चन दिया कैसे था? वो क्वेश्चन एक्चुअली में ये था, लेकिन उसको बस एलॉबरेट करके दे दिया। अब इसके बाद आप टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बता ही सकते हो। जनरल टर्म निकालने के बाद पावर, टोटल पावर को 0 से इक्वेट कर दे। लेकिन मेजर पहला स्टेप था, कैसे इसको सिंप्लीफाई किया। क्या बात समझ में आई? यस सर। ए क्यूब प्लस बी Yes, क्यूब sir. और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसको सिंप्लीफाई किया। अब आप आसानी से इसको जनरल टर्म निकाल के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ट्राई कर लेना। अब कभी कभी ऐसी वेराइटी भी आ जाती फंडामेंटल, पहले भी आई हुई है, कि बोला फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड द सेवन टर्म इस एक्सपांशन की एपी में है। तो आपको यहाँ पे एन पता करना पड़ेगा सबसे पहले, तो फिर जो भी पूछा वो सब निकल जाएगा। पहले ट्राई करो, इसकी फिफ्थ टर्म निकालो, सिक्स्थ टर्म निकालो, और वो निकालो। एपी का कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? सिंपल इतना ही। अगर एबीसी एपी में है, इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा? बोलो। एबीसी अगर एपी में है तो क्या रिलेशन होता है? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, Twice of C, AB is equal to A plus B, A plus C. वेरी गुड। ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये एपी में है। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना। तो सबसे पहले इन तीनों टर्म को पता कर लो। Sir, 10. एन आ रहा है? Yes, sir. ठीक, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ट्वाइस ऑफ सिक्स्थ टर्म इक्वल टू फिफ्थ टर्म
प्लस 7th टर्म, सेवन टर्म में यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा कोफिशिएंट थे, सॉरी गलती हो गई, वही तो मान लो x तो दिया ही नहीं है। कोफिशिएंट आपके एपी में है ना, तो कोफिशिएंट तो हट जाएंगे। क्लियर है ना? यस सर। ओके, अब इसको सॉल्व करके n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? n। n आ रहा है कितना किसी का? एक 3 आ रहा है, एक 10 आ रहा है। 3,10। अगर 3 रखोगे तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 7, है ना? अच्छा n नॉट इक्वल टू 10 है, बोला है n को 3 मानना पड़ेगा, क्वेश्चन में दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो n को 3 रख लोगे। अब क्या बोला है? लार्जेस्ट कोफिशिएंट, तो n को 3 रखने पे आपका क्या बन जाएगा क्वेश्चन? 1 प्लस x की पावर 7। इसका लार्जेस्ट कोफिशिएंट कहां पे आएगा? सिखाया था अभी, मिडिल टर्म पे, है ना? तो मिडिल टर्म पता करना पड़ेगा। 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 8। तो कितनी मिडिल टर्म आएगी? 1 की 2? 2 मिडिल टर्म आएगी। 2 एक तो 4th और एक 5th। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो 4th टर्म और 5th टर्म, तो 4th टर्म फिर पता कर लेना T4 क्या होगा। क्लियर है? यस सर। ये कुछ वैरायटी थी, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। अब एक काम करना, मैंने आपको जो बोला है कि पहली चीज, अभी तो फिलहाल संडे के हिसाब से ये टारगेट रखना कि संडे तक बाइनोमियल हो जाए और सुबह सुबह 9 से 12 में पेपर निपटा लेना। और पेपर देने के बाद उसका एनालिसिस कर लेना। फिर अगर आपको शाम को टाइम मिलता है या फिर अगर आपका बाइनोमियल ऑलरेडी हो रखा हो तो आप डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ट्राई करना। आपकी स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे अगर आप देखोगे तो वहां पे मैंने एक और पीवाईक्यू की वर्कशीट अपलोड करी है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन की, जिसका बाइनोमियल ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुका है वो ट्राई कर सकता है। इसको और प्रैक्टिस की क्वेश्चन चाहिए तो और मांग सकता है। ठीक है, तो टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर लेना। कल छुट्टी है आपकी, तो आपके पास पूरा 2 दिन का समय है। इन 2 दिन को बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जो भी आपको जैसा भी टाइम, अपना टाइम टेबल बना लेना, कब कब क्या क्या करना है, बाइनोमियल कितनी देर करना है, 12th का पोर्शन कितनी देर करना है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही बाइनोमियल करो, जितना थोड़ा टाइम लिमिट निकाल लेना, उसमें बाइनोमियल प्रैक्टिस करके फिर बाकी 12th का रिविजन करना। क्लियर है? ओके, ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।